तो इस तरह से बीए पार्ट फर्स्ट में हमने विसल देव रासो का भाव सौंदर्य के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो तीसरा यानी कि दूसरा जो पक्ष होगा वो होगा कला पक्ष। किसी भी काव्य सौंदर्य की जो परख है वो भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर ही की जा सकती है। तो यानी कि हमारे कवि नरपति नालय ने विसल देव रासो काव्य की रचना में यानी कि भाषा की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से या अलंकार की दृष्टि से, इनकी दृष्टि से इनका क्या इस विसल देव रासो में क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विसल यानी कि काव्य सौंदर्य, कला सौंदर्य। तो अब ये बताया गया है कि भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी यानी कि उसमें भाषा शैली कैसी है। शैली का मतलब होता है तरीका, वो उपदेशात्मक है, वो वर्णनात्मक है, वो क्या नाम है, एक तरह से ज्ञात्मक है, इतिहास परक है, धार्मिक है। तो उसी शैली के बारे में चर्चा करेंगे। तो विसल देव जो रासो है वह एक प्रेम कथा पर आधारित एक विरह काव्य है और जिसमें विरह की वेदना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो कला पक्ष में उसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे उसकी भाषा शैली को लेकर के। जैसे तो डिंगल भाषा या राजस्थानी भाषा विसल देव रासो की प्रधान भाषा मानी गई है, क्योंकि ये राजस्थान के अजमेर शासक थे जिसका नाम था विसल देव, जिसे विग्रह राज के नाम से भी जाना जाता है और वे अजमेर के शासक थे। तो यहाँ जो भाषा है वो राजस्थानी थी और राजस्थानी भाषा को एक डिंगल भाषा के नाम से भी जाना जाता है। डिंग यानी बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाषा, जिसमें थोड़ी काल्पनिकता है, थोड़ी रसात्मकता है, सारे गुणों से वो लेश भाषा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से राजस्थानी भाषा में ही इस काव्य को लिखा गया है। कहीं डिंगल, कहीं पिंगल, कहीं आपको दूसरी भाषाओं के जो छोटे मोटे प्रभाव है वो भी इन काव्यों में देखे जा सकते हैं। छंद के अगर हम बात करें तो लगभग 128 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है और केदार या हम ये कह सकते हैं कि एक जो छंद है जो प्रारंभ से अंत तक गय छंद है और इसके साथ साथ इसमें तोमर, तोटक, गाथा, गाहा आदि सभी छंदों का प्रयोग भी देख सकते हैं। तो ये गय शैली में लिखा गया है। केदारा राग में है ये केदारा राग में लिखी गई है। केदारा राग यह है विसल देव रासो। तो अब हम चर्चा करते हैं कल यानी कला सौंदर्य की। भाव सौंदर्य को प्रमुखता कला से मिलती है, कला से मिलती है। हम ये कह सकते हैं भाव सौंदर्य को प्रमुखता कला से मिलती है। कला पक्ष काव्य का आवरण है, काव्य का आवरण है। यदि भाव आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप है तो कला उसकी बाहरी सौंदर्य को प्रकट करता है, अगर हम बात करें यदि भाव सौंदर्य, भाव आत्मस्वरूप है तो
कला उसकी बाहरी सौंदर्य को प्रकट करता है। कला पक्ष में भाषा, शैली, छंद, अलंकार, काव्य गुण। भाषा यानी काव्य में भाषा, शैली, छंद, अलंकार, काव्य गुण और क्या नाम, आप ये कह सकते हो कि कहावतें एवं मुहावरे, शब्द शक्तियां सभी कला सौंदर्य को प्रस्तुत करने वाले माध्यम है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कला पक्ष के माध्यम से कवि ने इस दृष्टिकोण को अपने सामने रखा है, यह दृष्टिकोण को उसे प्रकट किया है। तो ये देखिए कि कला पक्ष काव्य का आवरण है और कला पक्ष के आधार पर ही इसे नया रूप दिया गया है या नए रूप में प्रकट किया गया है। तो सबसे पहले आता है, यानी कि आता है भाषा का स्वरूप। बीसल देव रासो की जो भाषा को लेकर है उसके बारे में हम बात करेंगे। बीसल देव रासो की भाषा राजस्थानी है। बीसल देव रासो की भाषा राजस्थानी है। इसमें डिंगल भाषा के शब्दों की बाहुल्यता है। यानी डिंगल यानी राजस्थानी भाषा का ही एक रूप है। भाषा के शब्दों की बाहुल्यता है। कहीं पिंगल भाषा के शब्द भी मिल जाते हैं, यानी बीसल देव अजमेर के शासक थे। अतः भाषा राजस्थान भाषा राजस्थानी है। भाषा में भावों का गहरा रूप देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि बीसल देव अजमेर के शासक थे। अतः भाषा राजस्थानी है। भाषा में भावों का गहरा रूप देखने को मिलता है। भाषा
काव्य के अनुरूप है, काव्य के अनुरूप है, पात्रों के अनुरूप है, पात्रों के अनुरूप है, कथा एवं भाषा काव्य के अनुरूप है, पात्रों के अनुरूप है, कथा एवं तो इस प्रकार से देखिए हम पढ़ रहे थे बिसलदेव रासो की भाषा का यानी कि कला पक्ष के बारे में। कला पक्ष में हमने सबसे पहला हमारा जो आएगा वह है भाषा का स्वरूप। बिसलदेव रासो की भाषा राजस्थानी है, इसमें डिंगल भाषा के शब्दों की बाहुल्यता है, कहीं कहीं पिंगल भाषा के शब्द भी मिल जाते हैं। बिसलदेव अजमेर के शासक थे, अतः भाषा राजस्थानी है। भाषा में भावों का गहरा रूप देखने को मिलता है। भाषा काव्य के अनुरूप है, पात्र के अनुरूप है तथा कथा एवं वातावरण, कथाएं चरित्र को उद्घाटित करने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि कथा एवं चरित्र को उद्घाटित करने वाली भाषा है। भाषा में सरलता देखी जा सकती है, भाषा स्थानीय होने के कारण, भाषा स्थानीय होने के कारण काव्य की भाषा सहज हो गई है, ये हम कह सकते हैं। तो भाषा की सरलता, भाषा की स्थानीय होने के कारण काव्य की भाषा सहज हो गई है। तो ये सारी विशेषताएं हम भाषा के रूप में देख सकते हैं। ये भाषा का स्वरूप था। भाषा में उतार चढ़ाव, का भाव भी देखा जा सकता है, यह है भाषा का स्वरूप जिसके बारे में कहा गया है। अब आता हमारा दूसरा, वो है शैली। अर्थात एक तरीका, किसी चीज को अपनाने का अपना एक तरीका। वर्णात्मक शैली, काव्यात्मक शैली या उपदेशात्मक शैली। तो जिस शैली में इसको लिखा गया है उस शैली के बारे में बताना है कि बिसलदेव रासो की जो शैली है वो किस प्रकार की रही है। बिसलदेव रासो की शैली गैर रूप में है, यानी ये एक गीत के रूप में है, गीतात्मक शैली है, गैर रूप में है। शैली
शैली में राग केदारा, राग केदारा का प्रयोग किया गया है। बिसलदेव रासो की शैली गैरूप में शैली में राग केदारा का प्रयोग किया गया है। शैली की विशिष्टता के कारण या शैली की प्रमुख विशेषता है कि इसमें पात्रों के माध्यम से, शैली की प्रमुख विशेषता है कि इसमें पात्रों के माध्यम से मनोभावों को स्पष्ट किया गया है। इसमें पात्रों के माध्यम से मनोभावों को स्पष्ट किया गया है। बिसलदेव की शैली प्रभावयुक्त है। यानी बिसलदेव की शैली प्रभावयुक्त है। पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करने वाली शैली है। राग, रस, छंद का प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता है। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रमुख विशेषता है राग केदारा शैली में है। दूसरी बात, शैली की प्रमुख विशेषता है कि इसमें पात्रों के माध्यम से मनोभावों को स्पष्ट किया गया है। बिसलदेव की शैली प्रभावशाली है। पात्रों के चरित्र को उद्घाटन करने वाली शैली है। राग, रस, छंद का प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता है। यानी किसी भी काव्य को प्रस्तुत करने का या दिखने का एक तरीका। रागात्मक शैली होने के कारण यह राजस्थानी भाषा के काफी निकट है। रागात्मक शैली होने के कारण यह राजस्थानी भाषा के काफी निकट है। ये सारी शैलीगत विशेषताओं को देख सकते हैं। अब हमारी जो तीसरी विशेषता है अर्थात वो है छंद योजना। ये किस रूप में बिसलदेव में देखने को मिलती। किसी भी काव्य को रोचक, आकर्षक, मन भावन बनाने के लिए छंदों की आवश्यकता होती है। छंद क्या होते हैं? उसमें राग पैदा करते हैं, उसमें संगीतात्मकता पैदा करते हैं, उसमें लयता पैदा करते हैं, वर्णों की एक क्रमबद्धता होती है, एक शैली होती है, वो होती है छंद योजना। छंद एक तरह से काव्य को एक नया रूप प्रदान करने का काम करता है। जिसे कहते हैं, जिसे अलंकार है, रस है, उसी तरह से छंद भी काव्य का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग माना गया है। काव्य में अगर संगीतात्मकता नहीं होगी, तारतम्यता नहीं होगी, तो
वह जो काव्य है वो निरस हो जाएगा। तो उसे रसात्मक रूप प्रदान करने के लिए छंदों को का प्रयोग किया जाता है। छंद क्रम यानी वर्णों का, वर्णात्मक, शब्दात्मक, जो भी मात्रात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए छंद योजना। बिसल दे में बिसल दे रासो काव्य में रासो काव्य में छंद का प्रयोग देखा जा सकता है। काव्य में राग, लय, गति, यति, काव्य में राग, लय, गति, यति, क्रम, भाव आदि को उत्पन्न करने के लिए छंदों का प्रयोग किया जाता है। छंदों का प्रयोग किया जाता है। छंद के कारण, छंद के प्रभाव से काव्य में संगीतात्मकता यानी कि छंद के प्रभाव से काव्य में संगीतात्मकता का समावेश हो जाता है। ये हम कह सकते हैं कि छंद जो है वो एक तरह को काव्य को रोचक और आकर्षक बनाने का काम करते हैं। छंद के प्रभाव से काव्य संगीतात्मकता का समावेश हो जाता है। बिसल दे रासों में 128 छंदों का प्रयोग किया गया है। ये हम कह सकते हैं 128 छंद इसमें प्रयुक्त हुए या काम में लिए गए हैं। छंद में किया गया है। छंदों में छप्पय, ये छंद का नाम है। 6 चरण होते हैं इसके। छप्पय, रोला, उल्लाला, दोहा, तोमर, तोटक ये छंद का नाम है। तोमर, तोटक, गाथा, गाहा, आदि छंदों का प्रयोग किया गया है, यह हम कह सकते हैं। तो छंद योजना में देखिए, बिसल दे रासो काव्य में छंद का प्रयोग देखा जा सकता है। काव्य में राग, लय, गति, यति, क्रम, भाव आदि को उत्पन्न करने के लिए छंदों का प्रयोग किया जाता है। छंद के प्रभाव से काव्य में संगीतात्मकता का समावेश हो जाता है। बिसल देव रासों में 128 छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों में छप्पय, रोला, उल्लाला, दोहा, तोमर, तोटक, गाथा, गाहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों ने
काव्य में छंदों ने काव्य में गुणवत्ता ला दी है, गुणवत्ता ला दी है। छंदों ने काव्य में गुणवत्ता ला दी है। छंद का प्रयोग छंद का प्रयोग राजस्थानी भाषा के अनुरूप है। छंद का प्रयोग राजस्थानी भाषा के अनुरूप है, यानी जैसी भाषा वैसे छंद। जैसे दोहा, तोमर, तोटक, गाथा, गाहा ये दूसरों में नहीं मिलते, लेकिन यहाँ राजस्थानी या डिंगल भाषा में ये शब्द मिल जाते हैं। रोला, उलाला, छप्पै, ये सभी प्रकार के छंद राजस्थानी भाषा की अपनी विशेषता को प्रकट करते हैं या बताते हैं, या राजस्थानी भाषा के अनुरूप है। विसर्ग दे रासों में छंदों का प्रयोग किया गया है, ये हम कह सकते हैं। तो विसर्ग रासों में छंदों का प्रयोग किया गया है। ये हमारा भाषा हो गई, ये हमारी शैली हो गई, और ये हमारी छंद योजना हो गई। तो ये छंद योजना जो है, किस तरह से इस छंदों का प्रयोग किया गया है, वो हमने पढ़ा। अब हमारा आता है अगला जो हमारा टॉपिक है, यानी चौथा पॉइंट बात, वो है चौथा पॉइंट, अलंकार विधान। क्योंकि अलंकार भी काव्य को रोचकता प्रदान करने वाले प्रमुख माध्यम है, इसलिए हमें अलंकार को भूल नहीं सकते। अब चौथा है अलंकार योजना। अलंकार में भी, अलंकार जिस तरह से स्त्री के गहने पहनने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह से काव्य में अलंकार काव्य की जो गुणवत्ता है उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उसमें रोचकता उत्पन्न करने का काम करते हैं। वो है अलंकार योजना। चौथा है अलंकार योजना। अलंकार योजना अलंकार योजना विसर्ग रासों में भी अलंकारों का प्रयोग सहज रूप से देखने को मिलता है। विसर्ग रासो काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। सहज प्रयोग किया गया है, यानी विसर्ग रासो काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। अलंकारों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। उत्पन्न हो गया है, यानी काव्य में अलंकारों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अलंकार योजना ने विसर्ग रासों को
रासों को साहित्य में पहचान प्रदान की है, पहचान प्रदान की है। पहचान रासो काव्य का साहित्य में उसे विशेष पहचान प्रदान की है अलंकार योजना ने। तो भाषा का उत्कर्ष, भाषा का उत्कर्ष दिखाने हेतु अलंकारों का प्रयोग, किया गया है। अलंकारों में अनुप्रास, यमक, संदेह, उत्प्रेक्षा, श्लेष रूपक, अलंकारों में अनुप्रास, यमक, संदेह, अनुप्रास, श्लेष रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग देख सकते हैं। यह हम कह सकते हैं अलंकारों ने उसे काव्य में विशिष्टता ला दी है। तो इस तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकारों का विशेष योगदान रहा है, ये हम कह सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकारों का विशेष योगदान रहा है। अब आता हमारा 5वां बिंदु है, वो है काव्य गुण, यानी कि विसर्दे रासो काव्य में काव्य गुण का प्रयोग देख सकते हैं। यानी विसर्दे रासो काव्य में काव्य गुण का प्रयोग देख सकते हैं। काव्य में ओज गुण की प्रधानता के साथ, यानी काव्य में ओज गुण की प्रधानता के साथ माधुर्य एवं प्रसाद गुण का प्रभाव भी देख सकते हैं। वीर भावों को प्रदर्शित करने हेतु ओज गुण का प्रयोग किया गया है।
रसात तथा माधुर्य गुण देव स्तुति के लिए किया गया है काव्य गुण के कारण भाषा में सहज भाषा में सरलता आ गई है यह हम कह सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं काव्य गुण के रूप में। अब आता है हमारा छठा पॉइंट, वो है यानी शब्द शक्ति। बीसल दे रासों में अभिधा के स्थान पर लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शब्द शक्ति से भाषा में गुणात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है यह हम कह सकते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीन प्रकार की शब्द शक्तियां जिनका प्रयोग भी उन्होंने अपने काव्य में स्पष्ट रूप से किया है। तो इस तरह से बीसल दे रासों में व्यंजना भाव का प्रमुख प्रयोग काव्य में हुआ है यह हम कह सकते हैं। तो एक अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, यानी अभिधा सरल रूप होता है, लक्षणा गुणात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है और व्यंजना में व्यंग्य भाव की अनुभूति होती है। तो इस तरह से ये हमारा काव्य पूर्ण है। इस तरह से अब हम इसका करते हैं निष्कर्ष के बारे में हम पढ़ते हैं कि छठे पॉइंट के बाद में अब आता है निष्कर्ष को किस रूप में कवि ने प्रकट किया है या दिखाया है, इसको हम देखेंगे। अब आता है निष्कर्ष। बीसल दे रासो भाव एवं कला पक्ष की दृष्टि से सफल काव्य रहा है। यह एक गैर काव्य है। ये एक गैर काव्य है जिसकी भाषा डिंगल
राजस्थानी है, राजस्थानी है। इसमें 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 विरह, प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति आदि भावों का सुंदर प्रयोग है, कला पक्ष में भाषा, शैली, छंद, अलंकार, काव्य गुण यानी शब्द शक्ति के आधार पर यह एक विरह भाव का सरस काव्य है, काव्य रूप है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आज पूरा हुआ। किस तरह से इसकी विशेषताओं को दर्शाया गया है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन यही समाप्त होता है।